हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने जॉब के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा पहले से डिसाइड करती हैं और वहां पर कम्युनिकेशन चैनल्स भी प्री डिफाइंड होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जनरली यूज करती हैं। आइए देखते हैं कि कितनी तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं जो बिजनेसेस जनरली फॉलो करते हैं। सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेकंड इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, थर्ड इज मैट्रिक्स एंड फोर्थ इज हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हम लोग फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि एम्प्लॉइज की ग्रुपिंग की जाती है बेस्ड ऑन देयर वर्क, कि वो किस तरह का वर्क करेंगे उसके बेस पर उनकी ग्रुपिंग की जाती है और उसमें जो भी मैनेजर्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं इन अ पर्टिकुलर फंक्शन और इस तरह से हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। आइए देखते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला उसका फीचर है कि इसमें टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। मींस जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो हायर लेवल पर लिए जाते हैं और उनको निचले लेवल पर कम्युनिकेट किया जाता है और जो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो अमंग द लीडर्स होता है, यानी जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करके अपने काम को करते हैं और जो भी लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं उनकी लिमिटेड अवेयरनेस होती है। मींस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली कम होती है और जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी एक पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइजेशन हो जाती है जिसको कि हम ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट लेवल पर होते हैं सीईओ यानी कि टॉप लेवल मैनेजर्स और इसके अंडर ये डिपार्टमेंटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वर्क। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 5 डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो कि किसी ना किसी वर्क के बेस पर डिफाइंड है। जैसे कि पहला डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट और उसके डिपार्टमेंट हेड को कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस। इसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट को मार्केटिंग, तीसरे को फाइनेंस और चौथे को एचआर, पांचवें को R&D। ये हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक डिफाइंड वर्क है और ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकता है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस और इस डिपार्टमेंट के अंडर जो एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जाएंगे वो हर डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही अपॉइंट किए जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट हैं जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी वर्क किया जाता है उससे रिलेटेड वो काम करते हैं और इस तरह से यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो डिपार्टमेंट वाइज फ्रॉम अप टू डाउन लेवल होता है और ऐसे रिपोर्टिंग प्रोसेस फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड होती है। आइए देखते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि हर डिपार्टमेंटल हेड एक पर्टिकुलर टाइप के वर्क में ही काम करता है, यानी उसी से रिलेटेड डिसीजंस लेता है और उसके डिपार्टमेंट के सभी लोग उसी से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का हमें बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही मिलता है हमें एनहांस कंट्रोल, क्योंकि हर डिपार्टमेंटल हेड का अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर पूरा कंट्रोल होता है और इसी तरह से यहाँ पर है मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो हर दूसरे डिपार्टमेंट को उस काम से रिलेटेड सारी सर्विसेज देते हैं और साथ ही प्रॉपर अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस, कि बिजनेस का कोई भी फंक्शन है उसको जो भी ड्यू अटेंशन दी जानी है वो अटेंशन दी जा सकती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंटल हेड अपने अकॉर्डिंगली वहां पर काम कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ओवर एम्फेसिस ऑन देयर ओन डिपार्टमेंट, यानी कि जो डिपार्टमेंटल हेड है वो कई बार अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड इतने ज्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं कि वो लोग उसी डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं।
दूसरी प्रॉब्लम आती है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सभी डिपार्टमेंटल हेड्स अलग अलग वर्क के लिए मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो उनके बीच कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का यानी अपने हितों को लेकर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। साथ ही यहाँ पर होता है कोऑर्डिनेशन चैलेंज, यानी कि आपस में डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। और साथ ही जो मैनेजर्स हैं वो टॉप लेवल पोजीशन के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो केवल एक पर्टिकुलर काम के लिए ही स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, तो उन्हें ओवरऑल अदर डिपार्टमेंट्स की उतनी नॉलेज नहीं हो पाती। हम देखते हैं कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेनली अमेजॉन और स्टारबक्स में यूज किया जा रहा है, जिसको कि आप जानते भी हैं कि अमेजॉन और स्टारबक्स वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो ये अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रही हैं वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर बनाती हैं। आइए अब देखते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर एम्प्लॉइज की ग्रुपिंग की जाती है बेस्ड ऑन कॉमन प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल लोकेशंस। मींस जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं या जो बहुत बड़े एरिया में अपने प्रोडक्ट्स सेल करती हैं, वो लोग जो अपना डिविजनलाइजेशन करती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या फिर लोकेशन के बेस पर कर सकती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो डिविजन्स बनाए जाते हैं वो या तो प्रोडक्ट बेस हो सकते हैं या फिर रीजन बेस हो सकते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए ये लोग अलग अलग डिवीजन बना सकती हैं, या अलग अलग एरिया के लिए ये लोग अलग अलग डिविजनल हेड्स बना सकती हैं। और ये जो डिविजनल हेड्स हैं ये ऑटोनॉमस होते हैं, मींस इनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर होती है। आइए देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक प्रोडक्ट बेस्ड डिविजनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक डिवीजन, यानी कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए इन्होंने एक अलग से अपनी डिवीजन बना ली है, दैट इज कॉस्मेटिक्स डिवीजन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन और ऐसे ही अपैरल्स डिवीजन। अब ये डिवीजन्स ऑटोनोमसली वर्क करेंगी और अपने अंडर वो डिपार्टमेंट्स बनाएंगी जो कि उनके प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपको कॉस्मेटिक्स डिवीजन के अंडर या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन या अपैरल्स डिवीजन में दिखाई दे रहा है कि अपने अपने लेवल पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और सर्विसेज डिपार्टमेंट बनाए हैं। सेम इसी तरह से अगर हम रीजन बेस्ड डिविजनलाइजेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हेडक्वार्टर के अंडर जो डिविजनलाइजेशन की है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी कि जैसे कि नॉर्दर्न डिवीजन या सदर्न डिवीजन या मिडल ईस्ट डिवीजन, मतलब कि उन्होंने एरिया के अकॉर्डिंगली अपनी डिवीजन्स को नाम दिए हैं। और ये डिवीजन्स भी फर्दर जो आगे अपने डिपार्टमेंट बना सकती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बना सकती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट, सेल्स और सर्विसेज डिपार्टमेंट नजर आ रहा है। ये डिवीजन्स भी ऑटोनॉमस काम करते हैं, यानी कि इनके अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंट होते हैं। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो हमें एग्जाम्पल्स नजर आता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स या वॉल्ट डिज्नी का नजर आता है, जो कि अपनी लोकेशन बेस्ड डिविजनलाइजेशन करती हैं, जिसमें कि उनके अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंगली ये लोग अपने प्रोडक्ट डेवलप करती हैं। अब अगर हम इनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को देखें तो बेनिफिट इसका सबसे बड़ा है कि सभी जो डिवीजन्स हैं ये अपने एरिया को लेकर या प्रोडक्ट को लेकर स्पेशलिस्ट हो जाती हैं। साथ में ये अपने हर डिवीजन अपने अपने प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल होती है, यानी कि उनकी कॉस्ट एंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन किया जाता है और हर डिवीजन की अलग अलग परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉसिबल होती है। साथ ही यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कोई भी डिवीजन आसानी से स्टार्ट की जा सकती है या फिर बंद की जा सकती है, और इसी वजह से इनके लिए एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना बहुत आसान होता है। ये किसी भी नए एरिया में इजीली एंटर कर सकती हैं। साथ ही ये जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को भी आसानी से रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, उस प्लान में चेंजेस ला सकती हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो डिवीजन्स हैं उनमें भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि सेंटर से जो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो रहा है उसको लेकर भी इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या कई बार ये डिवीजन्स की भी जो पर्सनल एक दूसरे से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी कॉस्ट को लेकर भी इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। साथ ही इसमें
डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी सामान एक डिवीजन में अवेलेबल है वो सामान दूसरे डिवीजन में यूज नहीं किया जा सकता, वहां पर आपको अलग से रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे। साथ ही यहाँ पर एक्सेसिव अथॉरिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि डिविजनल जो हेड्स हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो कई बार वो बहुत रिस्की डिसीजंस भी ले जाते हैं। साथ ही इसमें प्रॉब्लम होती है कि इसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से आपने फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर को समझा और आपने देखे कुछ एग्जाम्पल्स जो बहुत ही फेमस वर्ल्ड लेवल की कंपनीज के हैं। और आज की आपकी टास्क भी इसी से रिलेटेड है, आपको मैकडोनल्ड एंड स्टारबक्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है और देखना है कि वहां का ऑपरेशन, कम्युनिकेशन चैनल एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा और ऐसी ही वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।